फिर से अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी क्लियर है। अच्छा, चलिए जी। जी, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने जो गीतांजलि सवाल उठाया कि हम हमें दर्शकों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है वो तो आप ग्रुप नाटक करेंगे, उसमें भी आपको दर्शकों का ख्याल रखना पड़ेगा। अब काशीकर जी कहते हैं मौसा जी कहें, तो वो जो है उसमें जो सारी चीजें आती हैं जिस हिसाब से वो दर्शकों को भाती हैं। हालांकि जो वो बोली जब इन्होंने मुंबई में किया था, लोगों को बोली भाषा में समझने में प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वो मेरी जुबान नहीं है, लेकिन जो पूरा जो इनका परफॉर्मेंस था वो अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग था कि लोगों को उसमें मजा आ रहा था। तो वो ख्याल तो आपको ऐसे भी रखना होगा कि उसके लिए सोलो की कोई बैरियर नहीं है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई सवाल जवाब चाहता है तो कर सकता है। विभा जी। हाँ योगे, हाँ सर बोलिए। विभा जी, जी आजकल क्या हो रहा है, ज्यादातर जैसे लोगों ने माना है कि नाटक अभिनेता का माध्यम है। जी। तो अब ग्रुप के प्ले में तो जरूरी नहीं हर एक को मिले, हर एक अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं, इज ए कैपेबल एक्टर। पर होता क्या है, लोग अपने को उपस्थित करने के लिए आजकल ये सोलो परफॉर्मेंस का ज्यादा चलन इसलिए भी चला है, और परफॉर्मेंस में चूंकि वो स्विचिंग ओवर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं कर पाते, टाइमिंग्स नहीं होती है। मेन तो सोलो में ये रहता है कि यू आर स्विचिंग ओवर ऑफ कैरेक्टर्स विद टाइमिंग्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो होता है ना कि सोलो परफॉर्मेंस तो अपन परफॉर्मेंस सोलो, प्ले इज नॉट सोलो। प्ले तो सारे लोग हैं, Play is not solo, performance is solo. So that is why I also say कि solo theater. I also say, I don't say एकल अभिनय है, और स्टेज पर कलाकार एक है, लेकिन उस कहानी में अगर 5 पात्र हैं तो वो उस कलाकार की जिम्मेदारी है कि उस 5 पात्रों को वहां पर इस तरह से अभिनीत करे कि दर्शकों को दिखे कि हाँ यहाँ पर जो है ये कुंती मौसी है, यहाँ पर जो है वो रमेश भैया है, यहाँ पर जो है ये बाबूजी है, वहां पर जो है ये बॉस है, और बॉस अगर बॉस की तरह बोल रहा है और अर्दली जो है वो अर्दली की तरह बोल रहा है, मौसी अपने टोन में बोल रही हैं, और कोई और जो है वो अपने हिसाब से बोल रहा है। वो जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं, ये कलाकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसको जब आप समझते हैं तब आप सोलो परफॉर्मेंस जो है वो आपका एक बहुत अच्छे तरीके से होता है। विभा जी। जी नहीं, भाई की आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। आज बोल के बात ये है सबकी। आज आवाज मेंटेन करना है। आवाज आ रही है? जी जी अभी जी आ रही है। अब आई। नमस्कार विभा जी। सर कैसे हैं? मैं बस अच्छा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कलकत्ता में एक वक्त में खाली सोलो नहीं होते थे, जैसे तृप्ति मित्रा करती थी, उषा जी ने भी किया है, श्वेता लेखा ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। सावली मित्रा तृप्ति थी, अपराजिता बहुत अच्छा करती थी वो। मेरे हेलो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोलो परफॉर्मेंस के लिए मान लीजिए एक तो लेखन स्क्रिप्ट, आप कहती हैं कोई भी स्क्रिप्ट में कर सकते हैं, लेकिन सभी तो विवरणी नहीं है, तो इसके लिए एक बहुत उम्दा कलाकार की जरूरत पड़ती है। तो इससे मतलब क्या हम कम दर्शकों तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि सब विवरणी नहीं हो सकते। जैसे ग्रुप थिएटर में होते हैं तो काफी प्लेस करके हम लोग जा सकते हैं। अब सोलो परफॉर्मेंस में रिस्क ज्यादा है जी, क्योंकि वो उस तरह का उस लेवल का तो मैंने तो वो रिस्क लिया ना सर, और उस लेवल का देखिए हम फाइनली हम थिएटर को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। क्या हम ये कहना चाहते हैं कि थिएटर कमजोर कलाकारों का मंच है? तो फिर तो ठीक है, हर एरा गैरा नैथु खैरा उसमें आएगा। अगर हम ये कहना चाहते हैं थिएटर अभिनय की सबसे सशक्त विधा है,
तो वहां पर कलाकारों को, हर कलाकार को, चाहे वो एक जो है राजा का, और राजा का एक वो एक पंखा लेकर ऐसे हिलाता रहे, तो भी उसमें जो है फुल कंसंट्रेशन की जरूरत है। और उतनी मेहनत कलाकार को करनी होगी एज विजुअल, तभी वो उस कला हो सकते। नहीं तो मेरे आते हैं ना सर, मैंने इतने नाटक में काम किया, मैंने इनके साथ काम किया, इतने नाटक, वो 10 नाटक का काम, वो 10 नाटक का नाम गिना जाते हैं, लेकिन जब मैं उनसे कहती हूँ कि एक डायलॉग बोलो, तो वो डायलॉग एक प्रॉपरली डायलॉग नहीं बोल पाते हैं। तो हम लेकिन उनके माथे पे तो उनके तो टैग लग गया, क्योंकि वो ग्रुप नाटक में काम करके आए हैं। ग्रुप नाटक में जो कहानी होती है, कहानी का नायक है, नायिका है, और जो 4-5 मुख्य कैरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर केवल उन पर ध्यान देता है। बाकी तो सारे लोग ठीक है, हमने नाटक कर लिया, हम स्टेज पर खड़े हो गए, लेकिन उन पर निर्देशक का ध्यान नहीं जा पाता है, क्योंकि उनको अपना नाटक उठाना है, दर्शकों के सामने लेके जाना है। तो उनका पूरा फोकस जो है, जो मेन कैरेक्टर्स पे रहता है, बाकी के कैरेक्टर्स पर नहीं रहता है। जब सोलो आप करते हैं तो उसमें कोई मेन होता ही नहीं है, कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है। राम भी आप ही हैं, रहीम भी आप ही हैं, राजा भी आप ही हैं, रंग भी आप ही हैं, सब है, तो सब आपको ही करना है। तो आपने कहा कि सब विभा रानी जैसी उम्दा एक्टर नहीं हो सकती है, तो सबसे पहले तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे स्लाइड समझा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेहनत से ही, तो मैं तो पेट से सीख के नहीं आई, मैं अभिमन्यु तो हूँ नहीं। अगर मैंने सीखा है, मैंने मेहनत की है, तो हर कलाकार वो मेहनत कर सकता है। और जब मेहनत करेगा, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मैं हमेशा सब जगह लोगों को ये कहती हूँ कि मेहनत का शॉर्टकट नहीं होता। मैं मेहनत का शॉर्टकट करूंगी तो वो काम जो है वो मुझे शॉर्टकट कर देगा, और मैं वो नहीं चाहती। नहीं, इससे क्या हम ज्यादा दर्शकों तक पहुंच पाएंगे? जो चलन में है, जो नाटक विधा, उससे हटके अगर इस विधा में जाते हैं तो नाटक होगा कि भाई आप आइए। मैं जब गई, मैंने कहा कि जब मैं इंदौर पहली बार अपने 2 नाटक लेकर गई थी, मेरे ख्याल से 2011 या 12 का था, उस समय तक इंदौर में आम जनता, मतलब ऑडियंस, मैं ऑडियंस की बात करें कि सोलो थिएटर क्या होता है। लेकिन उसके बाद जो आप सब लोग जानते होंगे, सत्यनारायण, तो सारे लोगों ने कहा कि अच्छा वो वाला नाटक, वैसा नाटक जैसा विभा रानी करके गई हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आपको रास्ते तो बनाने होंगे। अब आज के समय में हम सभी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये मीडियम सामने चीजों को लेकर के हम अगर चलते रहेंगे, तो लोग नहीं, जो जिनको एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए, उनको हर हालत में एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए। वो उनको डुएट में चाहिए, चाहे सोलो में चाहिए, और जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको खाना तो पड़ेगा ना कि भाई ये भी नाटक का एक हिस्सा है। मैम मैं स्वराज ग्वालियर। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। वो कठिनाई नहीं थी, वो चैलेंज था। चैलेंज जो है वो चैलेंज, और दूसरा एक डर था, जैसे अभी आपने कहा कि ऑडियंस आएगी क्या, तो एक वो डर था कि पता नहीं ऑडियंस आएगी कि नहीं। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं तो ये मान के चलती हूँ कि अगर मल्टीप्लेक्स में 9 दर्शक हैं, तो मेरे नाटक में अगर 10 दर्शक हैं तो मेरे लिए काफी है। 1 दर्शक भी है तब भी काफी है। और ये तो थिएटर की परिभाषा है, काशीकर साहब भी बताएंगे कि थिएटर की परिभाषा है कि अगर 3 लोग भी हैं तो हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश है, और हम नाटक करेंगे। तो नंबर 1। दूसरे कि मेरा मोटिवेशन तो ये है कि पहले मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो मेरा कन्विक्शन है कि नहीं। तो मेरा कन्विक्शन था कि मैं जो करने जा रही हूँ वही करने जा रही हूँ। मैं एक लोगों को एक नई विधा तो नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसी विधा जो भूली बिसरी हुई विधा है, उस विधा की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। और उसमें मोटिवेशन फैक्टर तो एक तो सेल्फ मोटिवेशन हो, दूसरा मोटिवेशन फैक्टर कि जब मैं स्टेज से उतरती हूँ तो सारे लोग ये कहते हैं कि आपको 1 घंटे तक के डायलॉग कैसे याद रहते हैं।
आप एक एक सेकंड में इतनी सारी चीजें कैसे कर लेती हैं? आप डांस भी कर लेती हैं, आप गीत भी गा लेती हैं, और सब इतनी सारी चीजें, आप वेस्टर्न भी कर लेती हैं, आप इंडियन भी कर लेती हैं, आप फिल्मी भी गा लेती हैं, आप फोक भी गा लेती हैं। तो जाहिर है कि यार तारीफ सुन करके तो अच्छा लगता ही है ना, और मोटिवेशन तो होता ही है। यही मोटिवेशन के फैक्टर। जी, और कोई अगर कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो मैम, मैम प्रणाम, राहुल बोल रहा हूँ ग्वालियर से। मैम ये बोल रहा था कि कोई एक्टर जब सोलो परफॉर्मेंस करता है तो ज्यादा से ज्यादा वो 2-3 कैरेक्टर वो दिखा पाता है, तो ज्यादा कैरेक्टर दिखाने के लिए कुछ एक्सरसाइज बता दीजिए मैम। एक्सरसाइज बताने और सीखने, सोलो थिएटर ट्रेनिंग चालू है, आप उसमें आइए। यहाँ पर वो कोई एक्सरसाइज, वो कोई दवा की पुड़िया नहीं है, या डोलो 65 नहीं है कि हमें खोलेंगे और आपके मुंह में टक से डाल देंगे और आप खा लेंगे। एक्टिंग वैसे नहीं सीखी जाती। मैंने वही कहा ना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बारीकियां समझने के लिए सीखना पड़ता है। आप हमारे सोलो थिएटर क्लास को ज्वाइन करें, आप बताएंगे कि कैसे कैसे। हम नहीं बताएंगे, आप खुद ही करेंगे। मैं तो किसी को सिखाती नहीं हूँ, वो तो खुद अपने आप करते हैं। थैंक यू। विभा दी नमस्कार, खंडवा से विजय सोनी। विजय जी कैसे हैं? इंदौर के बाद कैसे हैं? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आपके यहाँ आई थी, आप भी अपना अनुभव बताइए। एक नई बिल्कुल वही कहना चाह रहा था कि बिल्कुल इंदौर के बाद वो दोनों नाटक खंडवा की ऑडियंस ने भी देखे तुरंत ही। इंदौर के जस्ट दूसरे दिन खंडवा में था, और यहाँ भी सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। मतलब हम लोग के लिए पहला वो था आयोजन जिसमें एक सोलो थिएटर हम दिखाने वाले थे ऑडियंस को, और मान के चलिए कि लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और बात तक कहते रहे लोग कि क्या बढ़िया नाटक था। तो देखिए, आपको मेरा कहने का यही मतलब है कि स्क्रिप्ट, डायरेक्शन एंड परफॉर्मेंस, ये तीन चीज मैं उसको बहुत बेसिक उससे मैं जोड़ती हूँ और कहती हूँ कि अगर आपके खाने में दाल रोटी सब्जी या दाल चावल, ये बहुत बेसिक है, तो वही वो स्क्रिप्ट या मतलब कंटेंट, डायरेक्शन और परफॉर्मेंस, ये तीन वो इस बेसिक चीज की तरह। उसके के प्रॉप्स, लाइट्स, कॉस्ट्यूम, ये वो सारी चीजें जो है ना, चटनी अचार सलाद की तरह है। हम केवल चटनी अचार सलाद दे देंगे तो आप नहीं खाएंगे, आप कहेंगे अरे यार रोटी तो ला के दो, दाल तो ला के दो, सब्जी तो ला के दो, ये चटनी से पेट भरने वाला है क्या? तो मैंने अपने आप को इस बेसिक चीज पे कॉन्सेंट्रेट किया है। मेरी ऑडियंस बेसिक चीजें चाहती हैं, मैंने अगर उनको बेसिक चीजें दे दी, आपने तो देख, मैं आपके यहाँ उसमें कहीं कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, कुछ उसमें नहीं था, स्टेज तो था लेकिन कुछ भी नहीं था, तो हमने खुद मेहनत करके उसमें एक कुछ क्रिएट किया। साड़ियों से हम लोगों ने स्टेज बनाया था, साड़ियों से स्टेज बनाया था, और साड़ियों से प्रतीक बनाए थे। एक नई मेनका में एक छोटी साड़ी बनाई तो छोटी बच्ची हुई, बड़ी साड़ी बनाई तो बड़ी बच्ची हुई, थोड़ा सा से कर दिया था तो गांव की औरत हो गई थी। इतने सारे हमने बनाए थे जो प्रतीक के रूप में वो सामने आए थे। जी, अभी तक जैसा नाटक लोग देख रहे थे ऑडियंस, तो वो उसी से फेमिलियर थे, लेकिन उसके बाद में एक नई चीज उनको देखने को मिली, तो वो लोग भी, उन लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया बहुत। हाँ, कि नई चीजें आप जब तक नहीं देखे, नई चीजें नहीं आते कि अब हम ये कहना, हम हाथ से लिखते हुए टाइपराइटर पर आए, फिर कंप्यूटर पर आए, उसके बाद मोबाइल फोन पे आए, फिर मोबाइल पे आए, अभी देखिए टेक्नोलॉजी में हम अब जूम पर आकर के बात कर रहे हैं, अब हम डिजिटल थिएटर कर रहे हैं। अभी हमने बनारस थिएटर ग्रुप के मंच से हमने अभी 8 तारीख को एक अपना परफॉर्मेंस किया, कोरोना पर हमने प्ले तैयार किया और कोरोना पर हमने वो प्ले परफॉर्म किया। तो अब माध्यम जैसे जैसा समय आएगा, उस समय के हिसाब से चलना जो है वो बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम पीछे छूट जाएंगे। जमाना तो आगे बढ़ेगा, वो तो अपने हिसाब से, हम जमाने के साथ नहीं चलेंगे तो जमाना तो अपनी गति में चलेगा, हम पीछे छूट जाएंगे। और मैं पीछे नहीं छूटना चाहती जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक सांस में सांस है, क्योंकि मैं वैसे भी कैंसर से लड़ के आई हूँ, उसको पीछे छोड़ के आई हूँ, तो ये थिएटर के छोटे मोटे चैलेंजेस क्या बात है जी। और कोई कुछ जानना चाहे, पूछना चाहे? नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि जब कोई एक नया बिगिनर होता है, सोलो एक्ट करने जाता होता है, तो उसे बहुत नर्वसनेस होती है, तो ऐसा क्या थॉट
ऐसा क्या थॉट लेकर उतरे कि उसे मतलब कि अच्छा अपना बेस्ट दे सके? हाँ, ऐसा है कि देखिए वो डर बहुत जरूरी है। अगर डर नहीं रहेगा तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और ओवर कॉन्फिडेंट आएंगे होंगे तो सारा कुछ जो है वो हम मटिया मेट कर देंगे। मेरे टीचर, जब मैं एमए में पढ़ाई कर रही थी तो मैंने अपने प्रोफेसर से यही कहा था कि सर मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। तो उन्होंने यही कहा था कि अगर ये जब स्टूडेंट कहता है तो इसका मतलब कि उसकी तैयारी अच्छी है। तो नंबर 1 नर्वस तो होना ही चाहिए। मैं आज भी अपने शो के समय 10-15 मिनट पहले से मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मुझे नहीं मालूम ना कि ये जो मैं हर बार के वो जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, हर बार नया पिच होता है, नया पिच होता है, नए ऑडियंस होती है, नए दर्शक होते हैं, उसी तरीके से थिएटर में भी हर जगह आप जाते हैं नए दर्शक होते हैं। हमें नहीं मालूम कि उनकी मानसिकता क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। तो नर्वस होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन ये नर्वसनेस जो है वो समय का नर्वसनेस है। हमारी तैयारी कैसी है, ये अगर मुझे अंदर से विश्वास है तो वो नर्वसनेस तो वो तात्कालिक नर्वस, जैसे एग्जाम में है लिखते समय थोड़ी देर कांपते हैं ना, ऐसे 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 थोड़ी देर कांपते हैं, उसके बाद 5 मिनट के बाद राइटिंग जो है ना वो कलम स्थिर होता है, हाथ स्थिर होता है, क्योंकि हमको सब कुछ आ रहा है। लेकिन जो इनिशियल स्टार्टिंग का जो उत्तेजना में सारी चीजें जो है वो होती है। तो आप पहले तो मेहनत कीजिए। सारे बिगनर्स के लिए तो सबसे पहले मैं हर बार वही एक ही मूल मंत्र है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो जब आप नाटक शुरू करते हैं तो खाते पीते सोते, बाथरूम में जाते, बिस्तर पर जाते, चाय पीते, सारे समय आपके सब दिमाग में थिएटर और उसके डायलॉग्स घूमते रहने चाहिए, और उसको कैसे आप कितना और बढ़िया कर सकते हैं, उसके 4 फॉर्म 5 फॉर्म, 4 तरीके से बोलना, 5 तरीके से बोलना, उसके नए नए मीनिंग्स खोजना कि इसका ये मीनिंग होता है क्या, उसका ये मीनिंग हो सकता है क्या, ये सारी चीजें डिकोडिंग जिसे कहते हैं। क्योंकि हम आमतौर पर क्या करते हैं, और जो थिएटर में लाइन मिल गई, लाइन पढ़ दो रहे, देखो वो आ गया है उसको बोलो यहाँ से चला जाए। अब ये देखो आ गया है उसको बोलो यहाँ से चला जाए, वो बोलने वाला कैरेक्टर क्या है, उस समय उसकी मानसिकता क्या है, वो उस समय किस हालात से जूझ रहा है, फेस कर रहा है, उस समय का समय काल पात्र परिस्थिति जो हम कहते हैं, उन सारी चीजों को जब तक नहीं समझेगा तो हम देखते हैं, हम भी थिएटर देखने जाते हैं, लोग ऐसे ऐसे डायलॉग तो ऐसे बस जंबो जेट की तरह जो है ना हवाई जहाज की स्पीड से डायलॉग भेजते हैं। मेरे डायरेक्टर ने यही कहा था, डोंट वॉमिट योर डायलॉग्स, मतलब अपने डायलॉग की उल्टी मत करो। हमको पता है कि हमको, क्योंकि हमने तो पूरी स्क्रिप्ट रख रखी है ना, तो मुझे मालूम है कि इसके बाद क्या आने वाला है, ऑडियंस को क्या मालूम। तो उस तक तो डायलॉग रजिस्टर होना चाहिए ना, तो उसको उतना स्पेस तो आप देंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको ड्रैग कर दें और एकदम जो है वो धीमी गति के समाचार की तरह आप परफॉर्म करें। ये सारी टेक्निक आपको समझनी होगी, और ये टेक्निक जब आप समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई नर्वसनेस नहीं रहेगी। हाँ, तात्कालिक नर्वसनेस जरूरी है, होना भी चाहिए, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो सब गड़बड़ कर देता है। थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, मैं स्वराज मैम, एक क्वेश्चन और है मैम, भूल गया था, मुझे याद आया अभी। मैम मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे सबको पता है मैम, सोलो एक्ट में हर जो कैरेक्टर है, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, हर जो 5 मिनट या 1 सेकंड में एक्टर को दिखाने पड़ते हैं, जो आते हैं बार बार। तो मैम और उस दौरान एक्टर के दिमाग पर कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है, और उस दौरान अलर्ट भी रहना पड़ता है अपनी कॉस्ट्यूम को लेकर, मेकअप को लेकर। तो मैम आपके लिए वो कितना चैलेंजिंग होता है और आप उसको कैसे मैनेज करती हैं? चैलेंजिंग तो होता ही है और मैनेज तो करना पड़ता है। मैं आपको ये बताऊं कि मैं जब एक जगह मैं शूट कर रही थी, बिंब प्रतिबिंब अपना नाटक। अब ये है कि हम आमतौर पर क्या होता है ना, हमको लगता है कि हमको दर्शक को सब कुछ सिखाना है, बताना है, हमारा दर्शक बहुत समझदार है। मैं उसमें रतन TM जी की एक बात से मैं हमेशा बहुत उनसे उस बात से मैं मुतासिर हूँ कि जब उनसे पूछा गया कि आप फिल्म क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि फिल्म में अगर मुझे पूर्णिमा का चांद दिखाना होगा तो मैं यहाँ कट करूंगा, कैमरा जूम करूंगा और थिएटर का चांद और पूर्णिमा का चांद दिखाऊंगा। लेकिन जब मैं नाटक में मेरा पात्र कहेगा कि पूर्णमासी का चांद निकला है, तो दर्शकों को पूर्णमासी का चांद दिखाई देगा। सोलो थिएटर में
होता है सिंबल का इस्तेमाल हम बहुत करते हैं। और पल पल वो जहाँ मैं वही वो कह रही हूँ कि अगर आपका, क्योंकि आप लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उस लाइव परफॉर्मेंस में कभी फंबलिंग भी हो जाती है, कभी आपका सेट कॉस्ट्यूम सब जो है आपका वो मिसमैनेज भी हो जाता है। मैं अपना एक डुएट प्ले कर रही थी आओ तनिक प्रेम करें, और उसमें जो हमारे पार्टनर हैं, जो हमारे पति का रोल निभाते हैं, वो आए और चूंकि पहला शो कर रहे थे, हड़बड़ाहट में वो सीधे किचन के उसमें गए, और किचन का हम किसी ऑफिस में कर रहे थे, ऐसे ही कोई वहाँ प्रॉप्स नहीं था, हम उनके ही एक स्टैंडी को हमने किचन का वॉल बना दिया था, वो सीधा उसी पे जाकर टकरा गया, सारा किचन जो है वो गिर गया, किचन का पूरा सेटअप गिर गया। अब जो है, अब मेरे लिए स्थिति थी कि मैं उसको कैसे संभालूं। तो यहाँ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो बहुत खोजता है कि आपने केवल डायलॉग रख लिया है या आपने अपना रखा है। मैंने छूटते ही कहा कि ये हस्बैंड लोग किचन में घुसते नहीं है कि किचन का सत्यानाश कर देते हैं। किसने कहा था इनको किचन में घुसने के लिए? अब इतनी देर में जो है ऑडियंस हंसने लगी, ऑडियंस ने अपने आप को कनेक्ट कर लिया, और जो है कलाकार वो बैक स्टेज में चला गया अपनी चीजों को ठीक करने के लिए, और जो हमारे साथ जो थे जो बैक स्टेज वाले, उन्होंने आकर के फटाफट जो है वो उसको स्टेज को जो है उसको दुरुस्त कर दिया, और जो कमी बची हुई थी वो मैंने फिर जाके डांट करके, भागो तुम लोग, किचन में कुछ करना आता नहीं है, सारी चीजें बिखेर करके रख दी, और उसका बोलते बालते ये सब सारी चीजें हमने अरेंज कर दी। तो ये चीजें जो है ये आपको किसी भी समय लाइव में किसी भी तरह के मैशअप का, किसी भी तरह के एक्सीडेंट का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब आप उसको कैसे मैनेज करते हैं ये आपके ऊपर है। उसके लिए फिर से है कि आपने कितनी स्टडी की है, आप कितने कन्विंस्ड हैं, आपके पास अपना विट पावर क्या है, आपके पास अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, ये सारी चीजें जो है उसमें वो ये होती हैं। मैं एक और दूसरा नाटक जो बिंब प्रतिबिंब करती हूँ, उसमें मैं कहीं शो कर रही थी, और मुझे उसमें दिखाना कि जो लड़की है वो विडो हो रही है, उसके हस्बैंड मर गए हैं, डेड बॉडी आई हुई है, और वो अपने पिता को देख करके, पिता आए हैं और पिता उसके कंधे पर हाथ रख रहे हैं, और फिर वो पिता की ओर देख रही है, और उसके बाद वो पपक पड़ के रो पड़ती है। जैसे ही सहानुभूति का, प्रेम का हाथ पड़ता है तो वो रो पड़ती है। और उस समय विडो से मुझे सुहागिन का वो दिखाना था, तो मैंने एक बड़ी बिंदी अपने यहाँ पर मैंने चिपका रखी थी, 2 बिंदी चिपकाई थी कि बाई चांस एक गिर जाए तो दूसरी बिंदी में चिपका लूं, तो वो तो मैंने मैनेज कर लिया था। लेकिन उस समय अब चिपकाने में जो है वो उसकी स्पेसिंग थोड़ी गलत हो गई, यहाँ पे चिपक गई, तो यहाँ रोने में जो ऐसे भौएं ऐसे ऐसे हो रही थी, तो ऐसे जो भौएं हो रही थी तो उसका ग्लू जो है वो निकल गया। और जो है कि जहां मुझे अपनी इसको निकाल करके अपने विडो को दिखाना था कि अब ये सुहाग मेरा चला गया, उसके जस्ट 1 सेकेंड पहले ही वो बिंदी गिर गई। अब मैं दूसरी बिंदी लाकर, दूसरी बिंदी तो यहाँ पर है, लेकिन मैं दूसरी बिंदी ला करके उसको मैं कर नहीं सकती हूँ। अब वहां पे मुझे मैनेज क्या करना था? मुझे मैनेज ये करना था कि अब इस बिंदी गिर गई, अब इस बिंदी को मैं कैसे दिखाऊं, अपने विडोड को मैं कैसे दिखाऊं कि मैं अब सुहागन से इस स्टेज पर आ रही हूँ। तो मैंने पिता को देख करके तो मैं रो ही रही थी कि हाँ पापा ऐसे और से ऐसे, और जैसे ही मुझे पता चल गया कि बिंदी ऐसे गिर गई है, और फिर मैंने ऐसे उसको लेकर ऐसे 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 कर दिया। तो ये एक सिंबल हुआ कि हमारे माथे की बिंदी मिटा दी गई, इधर गिरी उधर मिटा दी गई। तो दर्शक जो है वो उन सब सारी चीजों से उसको इतनी टेक्निकलिटीज नहीं पता होती है। मैं मान के चलती हूँ कि बहुत सारे थिएटर वालों को भी उतनी नहीं, जो बिल्कुल सिद्धहस्त होते हैं उन्हें सब कुछ पता होगा, लेकिन सारे लोगों को भी नहीं पता होती। आम दर्शक तो उस समय मेरा रोना देखेगा, वो आम दर्शक देखेगा कि पापा ने इसके कंधे को दबाए हैं, और वो देखेगा कि वो पापा का हाथ पकड़ करके रो रही है। उसको इस चीज से नहीं है कि उसकी बिंदी गिर गई तो होगा, उसको इससे चीज, वो इमोशन के साथ है। तो मैनेज करने के लिए जो है ना, वही हमने कहा ना कि आपको उसी समय एट टाइम आपको सारी चीजें देखनी होती हैं, आपके दिमाग में सब कुछ चलते रहना चाहिए कि हाँ अब इसके बाद ये सीन आने वाला है, इसके बाद ये डायलॉग आने वाला है, इसके लिए ये होने वाला है। वैसे ही कि जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको मालूम होता है कि कब क्लच पे हाथ डालना है, कब गियर पे हाथ डालना होता है।
वो अभ्यास से होता है। जिस दिन वो अभ्यास छूटेगा या बिना अभ्यास के करेंगे तो एक्सीडेंट से कोई किसी को नहीं रोक सकता है। जी धन्यवाद। थैंक यू। और कोई अगर कुछ पूछना चाहे, कहना चाहे? ये बहुत अच्छा मौका है। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम, मैं करुणा सीडी से। अरे करुणा, क्या हाल है? बढ़िया हूँ मैम। आपको सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपके बारे में पढ़ा था 2 से 3 साल पहले फेसबुक पे कैंसर को लेकर। तब से मतलब उसको पढ़ के मुझे थोड़ा इंस्पायर हुआ था। तब से मैं आपको पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, और आज गीतांजलि दी के माध्यम से सुनने का भी मौका मिला, तो मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच। आपको सुनकर बहुत बहुत सारी चीजें समझ में आई, नई चीजें पता चली, तो उसके लिए थैंक यू मैम। थैंक यू करुणा, थैंक यू। मैं तुम्हारे बारे में जानती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो थिएटर में, तो करते रहो, उसको आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि युवाओं का आना बहुत जरूरी है और समर्पित युवाओं का आना जाना। हम लोग तो अब जाते हुए आज हैं, 10 साल के बाद 10 साल बहुत से बहुत 10 साल जिएंगे, 15 साल जिएंगे, उससे ज्यादा क्या। लेकिन तुम लोगों के पास भी पूरी की पूरी दुनिया है, पूरा भविष्य है। दूसरे एक चीज मैं आपको और थोड़ा इसमें कहना चाहूंगी कि जब हम सोलो थिएटर करते हैं, मेरा अपना जो काम करने का जो तरीका है, तो कि मैं लाइन्स पे नहीं जाती हूँ, मैं बिटवीन द लाइन्स एंड रीड बिटवीन द लाइन्स, और उसके पीछे जो है ऑफ द लाइन, इस पे मैं जाती हूँ और मैं अपने लोगों को वही समझाती हूँ कि आप जो लाइन लिखी हुई है उस लाइन को मत जाइए, उस लाइन के पीछे की चीजों पे आप जाएंगे। जब आप जाएंगे तो आप अपने आप समझ करके आप डायलॉग बोलेंगे। जब आप डायलॉग बोलेंगे तो एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं अपनी जो सोलो थिएटर की प्रैक्टिस करवाती हूँ और वो करवाती हूँ, तो मैं स्क्रिप्ट बेस पर करवाती हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट को समझना बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट आप समझ लेंगे तो आपको एक्टिंग करने की आपको कोई वैसी जरूरत नहीं पड़ती। वो उतना ही है कि बस हाँ, उसमें थोड़ा सा जो है आपने और तेल, नमक, मिर्च, मसाला, नींबू, प्याज सब डाल दिया और वो चटपटा हो गया। विभा जी, जब सोलो प्ले में लोकेल चेंज करती है, जैसे बहुत सारे नाटक हमने देखे, इलाहाबाद का एक नाटक देखा, उसमें वो क्या कमेंट्री करता है, अब मैं बगीचे में जा रहा हूँ, फिर कूदता है, फिर शुरू करता है। वो कई बार बहुत खराब लगता है दर्शकों को। बिल्कुल खराब लगता है। वो स्क्रिप्ट की गड़बड़ी है और स्क्रिप्ट की गड़बड़ी है, निर्देशक की गड़बड़ी है, कलाकार की गड़बड़ी। कलाकार तो फिर क्या है ना कि उसको तो निर्देशक जैसा कहेगा तो बेचारा करने लगता है, नहीं तो निर्देशक नाराज हो जाएगा, डायरेक्टर नाराज हो जाएगा। लेकिन ये स्क्रिप्ट, अगर मान लीजिए कि मैं, देखिए कहानी है, कोई भी कहानी अगर आप लेते हैं, अब उस कहानी को हमने एज ए राइटर लिखा है, मैंने एज ए थिएटर पर्सन नहीं लिखा है। लेकिन आप जब उसको लेते हैं तो आप एज ए थिएटर पर्सन लेते हैं कि आप उसको विजुलाइज करते हैं कि हाँ, इस कहानी में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको मैं स्टेज पर दिखा सकता हूँ। लेखक को इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो नाटक नहीं लिख रहा है, वो तो कहानी लिख रहा है। अब उसमें जब वो लिखता है और वो करता है, तो अगर ये सारी चीजें हैं, दिखाई जा रही हैं, तो ये तो डायरेक्टर को देखना होगा कि मैं अपने कलाकार से क्या करवा रहा हूँ। अगर मुझे कूदना है, अगर मुझे चुपके से किसी के बगीचे में जाना है, तो मैं ये कहूँ, अगर मैं कहूंगी भी, वो स्टेटमेंट देना कभी कभी जरूरी होता है, क्योंकि ऑडियंस को एजुकेट करना होता है। तो मुझे कहना है कि हाँ, अब मैं उसके बाग में जा रही हूँ, तो अब मैं उसके बाग में जा रही हूँ और फिर उसके बाद मैं चलना शुरू करूंगी, तो ये तोड़ता है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे चुपके से जाना है, तो मैं कहूँगी अब मैं उसके बाग में जा रही हूँ, देखती हूँ वहां कितने बड़े बड़े आम हैं। तो स्टेटमेंट आपने दिया है, लेकिन उस को इनैक्ट करके दिया है, तो ऑडियंस को खराब नहीं लगता है। थैंक यू। थैंक यू सर। आपको बोलना दीपक को सूरज को दीपक दिखाने जैसा है दादा, ऐसा नहीं है। थैंक यू विभा दी, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। थैंक यू। किसी के पास कोई सवाल है? क्योंकि जी मैम नमस्कार, मैं अमितेश। मैम मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई सोलो
डायरेक्ट करता है खुद ही, तो उसमें क्या परेशानियां आती हैं? क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता, या उतना अच्छा नहीं हो सकता अगर कोई और करे उसको? तो नहीं, वो कर सकता है ना। अब अभी जैसे अभी मैंने ये जो लॉकडाउन में मैंने जो आज मैं ऊपर जो कोरोना के ऊपर कोरोना में जो अभी जो सिचुएशन चली है वही थीम ही थी, उस थीम पर मैंने अभी प्ले तैयार किया। मुझे कहा गया कि मैं आधे घंटे का कोई प्ले करूं। मेरे लिए दो ऑप्शन थे कि मैं अपने जो सारे मैं अपने सारे सोलो जो है, मेरे सारे सोलो जो है वो 1 घंटे से ऊपर की अवधि के हैं। तो अब मैं उसको बैठूं, उसको निकालूं, काट छांट करके उसके आधे घंटे का उसको करूं, तो उतनी मेहनत करने से तो बेहतर है कि मैं एक नया नाटक करूं। तो मैंने खुद ही उसे लिखा, खुद ही उसे डायरेक्ट किया, खुद ही उसे परफॉर्म किया। वो बनारस थिएटर ग्रुप के उसमें फेसबुक पर शायद होगा भी, और आप कहेंगे तो मैं गीतांजलि को लिंक भेज दूंगी, आप लोग जाकर वहां देख सकते हैं कि कैसे जो है कि हमने डायरेक्ट किया। आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने समाधि भाई राम सिंह जब सानी की कहानी, वो भी व्यास जी ने ही बुलाया, सत्यनारायण व्यास जी ने ही सुप्रभात से इंदौर से। उस नाटक को करने में मुझे बहुत बहुत दिक्कत आई। दिक्कत ये आई, हम फॉर्म की तलाश कर रहे थे कि किस तरीके से हम उस नाटक को करें, क्योंकि वो बहुत ही व्यंग्यात्मक व्यंग्य प्रधान कहानी है। आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ी है मुझे नहीं मालूम। भीष्म साहनी जी की कहानी है ये, और मेरे फितरत में एक है कि जो बहुत पॉपुलर चीज होती है मैं उसको नहीं लेती। मैं चीफ की दावत या साग मीट या अनुज या माधवी और ये सब जो है मैं उससे बचती हूँ, क्योंकि वो फिर जो है ना, मैं हमेशा मान के चलती हूँ कि आप अकेले एक अकेली गीतांजलि है, दादा है काशीकर दादा अकेले दादा है, दादा की तुलना क्यों किसी और से की जाए, गीतांजलि की तुलना क्यों विवाद से की जाए। गीतांजलि ने अपना परफॉर्म किया, तो मैं अगर साग मीट करूंगी तो पता चलेगा कि अरे वहां पर मैंने साग मीट देखा था, उसके ग्रुप में साग मीट देखा था, वो तो ऐसा था, ये तो ऐसा है, क्यों वो करना। और फिर लोगों को, मैंने ऑडियंस को सुना है और लगता है कि लोगों के पास नाटक ही नहीं है, वही नाटक अलग अलग ग्रुप लेकर के आ जाते हैं। हम देख वही नाटक हम देख देख के परेशान हो जाते हैं, सिर्फ ग्रुप अलग हो जाता है, नाटक वही रहता है। तो उन सब चीजों से बचिए। नाटक आप कोई भी आप लें, खुद आप डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो मैं समाधि भाई राम सिंह में मैं वो फॉर्म की तलाश में थी, और फिर जब मैंने फॉर्म उसको तलाशा और फिर उसके बाद जो मेरे डायरेक्टर थे, हमने अलग अलग जो हमारे डायरेक्टर्स उनके साथ हमने मिल करके उस पर काम किया। वो भी बहुत कंफ्यूज थे कि इसको कैसे हम करें, और लेकिन जब हमने उसको किया और पहला ही शो हमने इंदौर में किया, तो उसमें जो है कि वो स्टैंडिंग ओवेशन था। और फिर उसके बाद हम और डायरेक्टर दोनों जो है ना, लिटरली जो है, हमने कहा हाँ, अब ये नाटक जो है अब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकती हूँ। और उस समय मैंने उस नाटक को सोलो नाटक किया था, आज मैं उस नाटक को इमर्सिव थिएटर के रूप में करती हूँ। तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम था उस नाटक का? समाधि भाई राम सिंह, भीष्म साहनी की कहानी है। जी जी, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे पास 5 मिनट बचा है और ये सेशन खत्म होने के लिए, तो कुछ पूछना चाहता है तो पूछिए, अदरवाइज फिर हम ये मीटिंग एंड कर। कितने लोग होंगे यहाँ, क्योंकि हमें तो 4-5 एक साथ मेरे ख्याल से 4 मैम या 5 28 है। अच्छा 28, चलिए सभी 28 को धन्यवाद। मैं 29वीं नहीं, आपको मिलाकर ही। अच्छा, मुझे मिलाकर है। अच्छा, मुझे और आपको मिलाकर। अच्छा, हम दोनों को मिला लगा कि मैं भी कहने वाली थी 28 हुआ है, एक मैं 29वीं एक तो 29वीं। बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि कुछ दिन बाद एक बार आप और इस तरह से भ्रमण करें। जरूर, बिल्कुल करेंगे। और जिन्हें भी मैं तो सोलो थिएटर करती हूँ, सोलो थिएटर लिखती हूँ, सोलो थिएटर जीती हूँ। अभी सोलो थिएटर की ट्रेनिंग लोगों को ऑनलाइन दे रही हूँ। जिन्हें ट्रेनिंग लेने की इच्छा हो, आकर के ट्रेनिंग ऑनलाइन ले सकते हैं। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, बेहतर एक्टर बनना चाहते हैं, सोलो थिएटर एक्टर बने ना बने, बेहतर एक्टर बनना चाहते हैं, तो सोलो थिएटर एक्टिंग सीखना, सोलो थिएटर ट्रेनिंग लेना बहुत मेरे ख्याल से तो अनिवार्य है। जैसे मैं कहती हूँ कि हर इंसान को एक बार थिएटर वर्कशॉप करना अनिवार्य है, उसी तरीके से मैं कहती हूँ कि हर थिएटर आर्टिस्ट को एक बार सोलो थिएटर की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए, बोले विभाग के एपिसोड भी देखना चाहिए सबको।
जी मैं देखती हूँ। हाँ, मैं बोले देखती विभाग, हाँ बोले विभाग का एपिसोड जो है वो रोज दिन, हर दिन जो है, आज भी जैसे आज हमारी वो 60वीं कड़ी थी, आज 60वां हाँ, आज एपिसोड है। 60वीं थी। और आज मैंने मंटो का जो नाटक करती हूँ, मंटो इसमें तो उसके कुछ अंश का पाठ मैंने वहां पर किया था, तो आप वो भी देख सकते हैं। वो अपने आप में, देखिए मैं जो करती हूँ वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। मैं करती हूँ अपने वो तुलसीदास की तरह, तुलसीदास स्वांतर सुखाय रघुनाथ गाथा, तो वह मैं स्वांतर सुखाय अपनी खुशी के लिए करती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि वो कालांतर में वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आप उसको देख करके बहुत सारी चीजें करते हैं। वो खुशी के लिए करने के वॉइस कारण डिलीवरी ही। क्या है जी, हाँ बोलिए बोलिए। डिक्शन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, वॉइस क्या है, बॉडी लैंग्वेज बहुत लिमिटेड ये है, लेकिन उसमें ही आप अपने बाप का जो है आंगिक संचालन क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप उसमें सीख सकते हैं। हर एपिसोड दूसरे से कैसे अलग हो, कंटेंट वाइज, लुक वाइज, सारी चीजें, वो अपने आप में एक चुनौती है। तो वो उस चुनौती को हर एक्टर को, हर डायरेक्टर को, हर थिएटरिस्ट को वो लेना होगा, तभी वो अपने फील्ड में जो है अच्छा 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 और अच्छा कर सकता है। और उस अच्छे के का कहीं कोई लिमिट नहीं होता है। हम तो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं, और इंग्लिश में कहा जाता है कि स्काई इज द लिमिट। मैं कहती हूँ कि मेरे लिए इस वन स्काई इज नॉट द लिमिट। आपकी ऊर्जा यूं ही बनी रहे और हम आपको देखकर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद दी। मैं काफी समय से आपको पढ़ भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ, तो आज आपसे मिलना सार्थक हुआ। आभासी दुनिया में ही सही, लेकिन सार्थक हुआ। आभास तो हो गया ना कि हम लोग मिल रहे हैं जी, एक दूसरे को देख लिया। एक दूसरे को देख रहे हैं, दादा को इतने दिनों बाद देखा, इतने सारे लोग हैं, सबको देखा, और जो है ना, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और विजय सोनी जी को देख करके आत्मा जो है प्रसन्न हो गई। नमस्कार। नमस्ते। तो चलिए, बहुत जी कुछ कहेंगे क्या विजय जी? विजय जी कुछ नहीं सर, सब लोग याद करते रहते हैं मैं आपको। हाँ, शरद भाई को हमारा नमस्कार कहिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है दी, आप एग्जिट ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू। आप सभी को प्रणाम। आप सभी को, जितने लोगों ने हमसे बातचीत की, जिन्होंने नहीं बात की उनको भी प्रणाम, जिन्होंने बात की उनको भी प्रणाम, और गीतांजलि तुम्हें भी प्रणाम कि तुमने हमें इनवाइट किया और हमें यहाँ पर आप सब लोगों के साथ मुखातिब होने का मौका दिया। फिर मिलेंगे। थैंक यू। मैं सब आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इसके बाद का जो हमारा सेशन है वो धनंजय जी के साथ है। मैं वो ग्वालियर आए थे तब से मैं उनको जानती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति की तरह ये जो अगला सत्र है उससे ज्वाइन करें और उनके साथ बात करें। हम रंगकर्मी हैं, हमें कैरेक्टर को समझना और कैरेक्टर को आत्मसात करके आना चाहिए। यदि आप जो कुछ भी पूछें तो बहुत इज्जत के साथ और बहुत अच्छे से पूछें। वो बहुत पढ़ी लिखी है और चंडीगढ़ की पहली पंजाब यूनिवर्सिटी की पहली स्टूडेंट है। तो ये जो नेक्स्ट हम लोगों का सत्र है वो उन्हीं के साथ है, क्योंकि वीडियो कटने वाली है, तो इसके बाद आप ज्वाइन होइए और उनसे रूबरू होइए।